वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 289 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे हम इसमें ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। रेड कलर का ये बटन जो है इसको दबाकर काला कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। शीतोष्ण वनों की मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की मात्रा काफ़ी कम होती है और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्रचुर वर्षा के कारण और उच्च तापमान के कारण पोषक तत्वों की अधिकता होती है। देखिए, जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में है, उच्च तापमान है, तो जब पर्याप्त वर्षा है तो पोषक तत्व तो निकल जाएंगे ना उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिट्टी की परत से। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी गलत है, तो डी ही होगा इसका आंसर। शीतोष्ण वनों की मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की मात्रा अधिक होती है, कम नहीं होती। यहाँ कम होती है। तो शीतोष्ण वनों की मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है, इसने गलत है पहला स्टेटमेंट। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्षा जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, इन वनों में घनी मृत्तिका, अवमृदा, प्रचुर वर्षा और उच्च तापमान द्वारा पोषक तत्व रहित होते हैं। ठीक है, तथा छिछली मिट्टी जो है, छिछली मृदा यहाँ पर निर्मित होती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पोषक तत्व रहित, पोषक तत्व युक्त नहीं होते, रहित होते हैं, रहित। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। खनिज कणों का आकार, यह है मृदा के प्रकार। ये यूपी पीसीएस के इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसमें ऐसे ही पूछ लेती है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा, और पूछा हो प्रश्न कि गाद सबसे छोटी है, मृत्तिका सबसे छोटी है, अपरिष्कृत बालू सबसे छोटी है या परिष्कृत बालू सबसे छोटी है। फिलहाल उपरोक्त में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, बताना है आपको। गाद का आकार दे रखा है 0.002 mm और मृत्तिका का दे रखा है 0.002 mm से 0.02 mm। परिष्कृत बालू का दे रखा 0.02 mm से 0.2 mm। पहला दूसरा गलत है, तीसरा केवल करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, मृदा में मौजूद विभिन्न आकार के खनिज कणों की मात्रा के द्वारा जो है इसके गठन यानी टेक्सचर का निर्धारण होता है और मृदा में खनिज कणों के आकार जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसे निम्न सारणी के द्वारा जो है वो दर्शाया गया है। अब देखिए सारणी ये वाली, इधर है खनिज कणों का आकार, इधर है मृदा के प्रकार। जो मृत्तिका है वो है 0.002 mm से छोटे होते हैं। जो गाद होती है वो 0.002 से 0.02 mm तक होती है। ठीक है, जो परिष्कृत बालू होती है वो 0.02 से 0.2 mm होती है और सबसे मोटी है अपरिष्कृत बालू 0.2 से लेकर 2 mm तक। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। परिष्कृत गठित मिट्टी में बालू कणों की प्रचुरता होती है और अपरिष्कृत गठित मिट्टी में मृत्तिका एवं गाद कणों की प्रचुरता होती है। दोनों गलत हैं, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, डी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, परिष्कृत गठित मिट्टी में बालू कणों की नहीं बल्कि मृत्तिका एवं गाद कणों की प्रचुरता होती है। इसके विपरीत अपरिष्कृत गठित मिट्टी में बालू कणों की प्रचुरता होती है। ठीक है, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आदि मानव द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए आग का उपयोग किया गया था। शिकार करने के लिए, दृश्यता स्पष्ट करने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए। शिकार करने के लिए किया गया था, दृश्यता, हाँ बिल्कुल, अंधेरे में दिखाई देने के लिए। चारा प्रदान करने के लिए भी किया गया था क्या, बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग शिकार को बढ़ावा देने, जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने तथा चारा प्रदान करने के लिए किया गया था। देखिए, शीतोष्ण वनों, घास स्थल और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम में आग एक महत्वपूर्ण कारक है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कब हुआ था आग का आविष्कार? नवपाषाण काल में। चलिए, नवपाषाण काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था? पहिए का तो नवपाषाण काल में हुआ था। आग का जरा कमेंट करिए तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अधिक ऊंचाई पर तापमान के बढ़ने से पादपों की वृद्धि तेज हो जाती है। मरुस्थलों में अपर्याप्त जल उपलब्धता पादपों मतलब पौधों की कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और शहरी झीलों में फास्फोरस की कमी पादप प्लवकों की वृद्धि हेतु अनुकूल होती है। बताइए बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, अधिक ऊंचाई पर पहली बात तो तापमान घटता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर काट दो। बिल्कुल आपको आंसर कोई नहीं के कारण तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन 50% आपका बोझ कम हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में से उत्तर है। मरुस्थलों में अपर्याप्त जल उपलब्धता पादपों की कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, पानी की कमी है, पौधे कहाँ से बढ़ेंगे। दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा वाला, अब उत्तर तीसरा वाला अगर बाउंसर मार रहा है तो वो गलत ही होगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। गलत है तो फिलहाल तीसरा। तो अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से तापमान में कमी होती या वृद्धि नहीं होती जो पादपों की वृद्धि को रोकती है। गलत है पहला स्टेटमेंट। मरुस्थलों में प्रायः जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते। दूसरा वाला सही है। देखिए, गहरे जलाशय और झीलों में फास्फोरस की कमी होती है, कमी जिससे पादप प्लवों की वृद्धि रुक जाती है, तो अधिकता नहीं होती। गलत है इसलिए तीसरा स्टेटमेंट। देखिए, किसी वातावरण में जो कारक अत्य अल्प मात्रा में पाए जाते हैं उसे सीमाकारी कारक कहते हैं। किसी कारक की अल्प मात्रा के साथ किसी अन्य कारक की बहुलता भी जीवों की वृद्धि व वितरण को प्रभावित करती है। तो उपरोक्त कथनों में क्रमशः तापमान, जल और फास्फोरस सीमाकारी कारक हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सीमा कारक हैं। ठीक है, सीमाकारी कारक हैं तो तापमान, जल और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लंबे बितान वाले पौधे और जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता किस प्रकार के वर्षा वनों का लक्षण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर पर्वतीय वन। लंबे बितान वाले पौधे और जीवों की अनेक जातियां, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर ए। तो लंबे वितान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, नियत समय में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा अप्रवाही अवस्था कहलाती है। मतलब स्टैंडिंग स्टेज कहलाती है, स्टेट कहलाती है। ठीक है, देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की अप्रवाही अवस्था नियत रहती है। इस लेवल के प्रश्नों को हल करने के बाद आप छोटे छोटे जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उनको गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पर अगर करेक्ट हो गया तो वो तो आराम से सही हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो दो को एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की अप्रवाही अवस्था नियत नहीं रहती। गलत है पहला स्टेटमेंट। हाँ सॉरी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है। तो किसी निर्धारित समय में पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा अप्रवाही अवस्था कहलाती है। करेक्ट है पहला। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की अप्रवाही अवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं, नियत नहीं रहती वो। देखिए, सजीवों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जैव भार तथा मृदा जैसे अजैविक अवयवों में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उत्पादक द्वारा, उत्पादक कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना उत्पादक। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इनको खाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक द्वारा जिस दर से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। दूसरा वाला तो करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट। दो प्रकार की ही होती है, प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता और वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता।
क्या पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है? बिल्कुल, पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो उत्पादक द्वारा जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, यानी हरे पेड़ पौधों के द्वारा जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। और उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे जिस दर से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं और उत्पादकों की श्वसन क्रिया के बाद शेष बची सकल प्राथमिक उत्पादकता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी है इसका आंसर। इंटरचेंज करेंगे तो सही होगा। देखिए, ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण की दर को या कार्बनिक पदार्थ के कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, उत्पादकों के अंदर मौजूद रहे ऊतकों यानी क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा संचयन जारी रहता है, जबकि अन्य ऊतकों में श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग भी होता रहता है। ऐसे में उत्पादकों के श्वसन के उपरांत शेष बची ऊर्जा जो है वो वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से हैं, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अनिवार्यतः प्राथमिक उत्पादकता वर्ष भर जारी रहती है। देखिए, केवल कुछ शब्दों में इंडिकेट करता है, अधिकतर गलती होते हैं, अधिकतर गलत होते हैं, ऐसा नहीं हमेशा। अब यहाँ अनिवार्यता इंडिकेट कर रहा है, देखते हैं क्या होगा। शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है। शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सीमित हो जाती है। ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अनिवार्यतः प्राथमिक उत्पादकता वर्ष भर जारी नहीं रहती। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करो, केवल दूसरा सही है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से वर्ष भर नहीं चलती। ठीक है, नहीं चलती, किंतु इन प्रदेशों में अगर मृदा में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तो यह प्रक्रिया सतत रूप से वर्ष भर चल सकती है। ठीक है, तो अनिवार्यता के कारण जो गलत हो जाता है पहला स्टेटमेंट। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बर्फ रहित वृद्धि के लिए सीमित समय सीमा उपलब्ध रहता है तथा ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है। देखिए, दरअसल प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम जो है उत्पादक की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रचलित पर्यावरण स्थिति विशेषकर जो जैसे सूर्य का प्रकाश यानी सौर विकिरण, तापमान तथा मृदा में नमी पर निर्भर करता है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन वाले इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड कह सकते हैं भूगोल के प्रश्न थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 289 तक पहुँच सकते हो। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना कीजिए। धन्यवाद।